इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा था। उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंतर्गत फैराडेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख चुके हैं। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ हो चुका है। ठीक है। फैराडे ने एक्सपेरिमेंटली दो प्रोसेस किया था। एक के केस में कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव कराया था। ठीक है। दूसरा केस उन्होंने क्या किया था, कंडक्टर को फिक्स किया था और मैग्नेट को मूव कराया था। मैग्नेट को मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज हुआ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होने के कारण उस कंडक्टर में एक ईएमएफ है, उसका क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली दोनों तरीके से किया। एक बार उन्होंने कंडक्टर को स्टेशनरी कंडीशन में रखकर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया। दूसरे कंडीशन में उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी रख के कंडक्टर को मूव कराया। तो दोनों ही कंडीशन में उसे कंडक्टर पर ईएमएफ है, उसका प्रोडक्शन मिला। ठीक है। तो उसके हिसाब से जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो ऑलवेज कंडक्टर में ही मूव होता है। फैराडे ने फाइनली उन दोनों एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करके उन्होंने दो लॉ दिया। और दो लॉ में फर्स्ट लॉ में ये बोला कि जब किसी कंडक्टर पे फ्लक्स लिंकेज के रेट में चेंजेस होता है, उन्होंने ये बोला कि जब किसी कंडक्टर को कट करने वाले फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने यही बोला कि कोई उस कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होना चाहिए, चाहे आप उस कंडक्टर को मूव करा के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज कराओ, चाहे आप उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेरी करके मैग्नेटिक फ्लक्स रेट है उसको वेरी करो। तो उस कंडक्टर को कट करने वाले, उस कंडक्टर से पास होने वाले, उस कंडक्टर को लिंक करने वाले फ्लक्स लिंकेज रेट है उसमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में अगर चेंज हुआ तो ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ है, उसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, इंडक्शन होता है। ठीक है। तो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ जो है वो कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज उस कंडक्टर का मतलब यहाँ पर एक कॉइल हो सकता है, वायर हो सकता है, रॉड हो सकता है। ठीक है। तो उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो दो तरीके से हो सकता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को फर्दर अगर डिवाइड करें तो दो तरीके से उसमें ईएमएफ का प्रोडक्शन हो सकता है। फर्स्ट को बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सेकेंड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हुआ। तो कोई भी कंडक्टर में जो ईएमएफ का जो इंडक्शन होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होंगे, वो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो दो तरीके से हो सकता है। एक को बोलेंगे हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरे को बोलेंगे हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दो तरीके से हो सकता है, एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा क्या होगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे। क्लियर हुआ। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। इन डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ द कंडक्टर मूव्स इनसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या फिर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के मूव होने से
उस कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में क्या होता है, चेंजेस होता है। व्हेनेवर कंडक्टर मूव्स इनसाइड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होता है, मूव होता है, तो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करने से उस कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में क्या होता है, चेंजेस होता है। ठीक है, कंडक्टर मूव करेगा, कहाँ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करेगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स जनरेट होंगे, वो जनरेटेड जो फ्लक्स है वो उस कंडक्टर को लिंक करेगा, तो मूव होने से उस कंडक्टर को लिंकिंग फ्लक्स रेट में क्या होता है, चेंजेस होता है। फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंजेस होने के कारण ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है, इंडक्शन होता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डायनेमिकली मतलब कंडक्टर है वो डायनेमिक स्टेट में है, मतलब स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कंडक्टर डायनेमिक है, मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कंडक्टर का मूव होने से क्या होगा, उस कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में क्या होंगे, चेंज होंगे। फ्लक्स लिंकेज रेट विल बी चेंज्ड। फ्लक्स लिंकेज रेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज्ड हो जाएगा। उस कंडक्टर को फ्लक्स लिंकेज, उस कंडक्टर को लिंक करने वाले फ्लक्स लिंकेज रेट है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और उस कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज रेट के चेंज होने से ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर। क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बताया कि जब कोई कंडक्टर किसी स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से उस कंडक्टर को लिंकिंग फ्लक्स रेट है उसमें चेंजेस होता है। कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने से उस कंडक्टर में ऑलवेज एक ईएमएफ का क्या होता है, इंडक्शन होता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस पर्टिकुलर कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या हुआ, जब स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मूव करता है तो उस कंडक्टर को कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है। कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने के कारण उस कंडक्टर में एक ईएमएफ का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, इंडक्शन होता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू होना। तो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव होने से उसमें ईएमएफ का इंडक्शन हुआ, इस कारण इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोलते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। चलो इसका हम आप कुछ चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को मैथमेटिकली। सपोज एक डायग्राम बता रहा हूँ मैं, ये आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की संख्या को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और एक पर यूनिट एरिया में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। आप सबको पता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब जो फ्लक्स जो होता है क्या होता है, एक दूसरे का पैरेलल रहता है। कभी भी दो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक दूसरे को कट नहीं करता। क्यों नहीं करता कट, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है। रिपल्सिव नेचर होने के कारण कभी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, पैरेलल रहता है। क्लियर हुआ। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मैं ड्रॉ किया हूँ। ऑलवेज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर उसके साउथ पोल पर क्या होता है, एंड होता है। क्लियर हुआ। आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, आउटसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। ऊपर से इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है।
क्लियर हुआ। सपोज ये आपका क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका स्टेशनरी है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सपोज जो जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाना। सपोज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ magnetic field of this stationary magnetic field is B वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्टेशनरी मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मैं क्या मान लिया, B वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है। स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को क्या मान लिया मैं अपने तरफ से, क्या माना हूँ, B वेबर पर मीटर स्क्वायर। सपोज इस स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रख दिया मैं, एक कांस्टेंट, एक आपका क्या कर दिया, कंडक्टर रख दिया, और कंडक्टर में जो एरो है उस कंडक्टर के मूविंग डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो सपोज ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर। क्लियर हुआ, सबका मैं जम्पन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सपोज ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। उस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो क्या है, ए मीटर स्क्वायर है। सपोज इसकी यूनिट क्या होगा, ए मीटर स्क्वायर। सपोज ए मीटर स्क्वायर इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर लेइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपका कंडक्टर है, यही आपका डार्क का जो शो किया हूँ वही कंडक्टर है। सपोज इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या ले लिया मैं, ए ले लिया, जिसमें इस कंडक्टर में जो एरो है उस कंडक्टर के मूविंग डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। क्योंकि हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बातें कर रहे हैं, तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। बट इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी वाले मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये आपका एक कंडक्टर जिसकी एरिया ए है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो मैंने क्या क्या चीज को कंसीडर कर लिया। सपोज ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर एंड बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ दिस स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ। तो सपोज एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर लेइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एल क्या है, उस कंडक्टर का लेंथ है। कौन से कंडक्टर का लेंथ है, ये कंडक्टर का लेंथ है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ए ले लिया, और ये कंडक्टर का लेंथ है, वह लेंथ है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर laying इन मैग्नेटिक फील्ड, उस कंडक्टर का लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हो, laying इन मैग्नेटिक फील्ड, उस कंडक्टर का लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, रखा हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब कंडीशन देखते हैं कि सपोज यहाँ पर क्या है, ये आपका कंडक्टर है, एक कंडक्टर जो कि इस स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है, और सपोज एल लेंथ का जो कंडक्टर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रखा हुआ है, राइट एंगल्स पर रखा हुआ, परपेंडिकुलर रखा दिख भी रहा है। तो सपोज इस जो प्लेस्ड जो कंडक्टर है उसकी लेंथ एल है जो क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। तो और रखा हुआ जो कंडक्टर है वो राइट एंगल्स टू दी मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, राइट एंगल्स पर क्या हुआ है, रखा हुआ। सपोज वो जो कंडक्टर है, सपोज कंडक्टर मूव्स डी एक्स डिस्टेंस, मैंने क्या बताया, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रहेगा, उसके बीच में रखा हुआ कंडक्टर है वो मूव करेगा, उसके अंदर घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करेगा। तो सपोज जो प्लेस्ड जो कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया में ए लिया, उस
उसकी जो लेंथ है उसको मैं एल लिया। अगर वो एल लेंथ का जो कंडक्टर है वो डी एक्स डिस्टेंस क्या करता है, मूव करता है। सपोज कंडक्टर मूव्स डी एक्स डिस्टेंस इन डी टी टाइम ड्यूरेशन डी टी सेकेंड। क्लियर हुआ? मतलब कहने का मतलब मान लिया जाए वो डी एक्स आपका मीटर है डिस्टेंस, वो मूव किया, डी एक्स मीटर डिस्टेंस मूव किया कितने में, डी टी सेकेंड टाइम ड्यूरेशन, इन डी टी सेकेंड टाइम ड्यूरेशन। क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया कि वो जो कंडक्टर जो है स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एल लेंथ का रखा हुआ जो कंडक्टर है, सपोज डी टी सेकेंड में डी एक्स मीटर की डिस्टेंस क्या करता है, वो मूव करता है। क्लियर हुआ? मतलब ये ऐसा है, ये आपका लेंथ ऐसा ऐसा है, ये है, ये एल लेंथ का कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। और सपोज ये एल लेंथ का कंडक्टर है, वो क्या होगा, डी एक्स डिस्टेंस मूव करेगा। डी एक्स डिस्टेंस मूव करेगा मतलब ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे 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 इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में गोल अपने पर्टिकुलर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन है उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि सपोज वो एल लेंथ का जो कंडक्टर है डी एक्स मीटर डिस्टेंस मूव करता है डी टी सेकेंड टाइम ड्यूरेशन में। तो जब डी एक्स डिस्टेंस मूव करता है तो डी टी टाइम ड्यूरेशन में जो एरिया जो स्वेप्ट होगा, देन एरिया स्वेप्ट बाय कंडक्टर इन डी टी सेकेंड। क्लियर हुआ? तो डी टी सेकेंड में जो उस कंडक्टर के द्वारा जो एरिया जो स्वेप्ट होगा वो क्या होगा, उस कंडक्टर की लंबाई और डिस्टेंस, तो एल लेंथ है और डी एक्स डिस्टेंस मूव किया तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, उसकी कवर्ड स्वेप्ट जो एरिया क्या हो जाएगा, उसके लेंथ इनटू उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। क्लियर हुआ? तो एल लंबाई का कंडक्टर है, डी एक्स डिस्टेंस मूव करेगा, तो वो एल लंबाई का जो कंडक्टर है डी एक्स डिस्टेंस मूव होने से टोटल एल इंटू डी एक्स आपका मीटर स्क्वायर एरिया है उसको क्या करेगा, वो स्वेप्ट करेगा, कवर करेगा। क्लियर हुआ? देन फ्लक्स लिंकेज टू कंडक्टर, उस कंडक्टर को जो फ्लक्स लिंकेज होगा उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देन फ्लक्स लिंकेज टू कंडक्टर, उस कंडक्टर को जो फ्लक्स लिंकेज होगा उसकी वैल्यू, तो फ्लक्स जो लिंकेज होगा उस कंडक्टर का उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, फ्लक्स लिंकेज टू दी कंडक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका एरिया इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो डी एक्स टाइम ड्यूरेशन जब डी एक्स मीटर मूव किया, एल लेंथ का कंडक्टर है, तो टोटल एरिया स्वेप्ट कितना हुआ, एल इंटू डी एक्स। ये पूरा क्या हो गया, एरिया इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो एरिया इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स कहाँ से है, क्लियर कर देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, या फिर आपको फ्लक्स निकालना है फाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा, ये एरिया होता है, ये ऐसा होता है। तो एल इंटू डी एक्स पूरा एरिया है जो कि डी टी टाइम ड्यूरेशन में डी एक्स डिस्टेंस मूव होने से कवर हुआ। अभी उस पर्टिकुलर स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, तो B इक्वल टू 5/A, या फिर फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। और यहाँ पर एरिया के जगह में क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय दी कंडक्टर, L इंटू डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स लिंकेज टू दी कंडक्टर ये निकल गया। सो चेंज इन फ्लक्स तो इतना ही आपका डी टी टाइम ड्यूरेशन में जो फ्लक्स लिंकेज होगा वही चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होगा।
चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, तो फ्लक्स लिंकेज में चेंज क्या हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा बी। ये इतना पूरा एरिया स्वेप्ट बाय कंडक्टर होगा और ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज होगा। तो उस पर्टिकुलर dt टाइम ड्यूरेशन में उसमें फ्लक्स लिंकेज में रेट में जो फ्लक्स लिंकेज में जो चेंज होगा एल इंटू डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएंगे और इसकी यूनिट क्या हो जाएगा ये वेबर। क्लियर हुआ। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी क्या होगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो क्या होंगे, तो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई विल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यही होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का रेट ऑफ चेंज का इक्वल होता है, ऐसा बोला था फैराडे का लॉ। तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स रेट में चेंज, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बी एल इंटू डी एक्स, इतना क्या है आपका, इतना फ्लक्स है और इतना फ्लक्स में चेंजेस कितने टाइम ड्यूरेशन में हुआ है, dt टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो बी एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, तो E इक्वल टू अच्छे से लिखूंगा तो बी एल इंटू क्या होगा डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे dt होगा। क्लियर हुआ। तो आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। मैंने कुछ नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं लिया है, मैंने सिंपल सबसे स्टार्टिंग में तो उस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया को माना कि सपोज उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि वो जो कंडक्टर जो है वो उस मैग्नेटिक कांस्टेंट और स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में राइट एंगल्स के फॉर्म में वह क्या है रखा हुआ है। तो सपोज उस स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो कंडक्टर जो प्लेस्ड है, उस प्लेस्ड कंडक्टर की जो लेंथ है उसको क्या माना, मैं एल माना। उसके बाद मैंने क्या बताया कि वो जो कंडक्टर है वो dt टाइम ड्यूरेशन में dx लेंथ है, डिस्टेंस है, उसको में क्या करता है, मूव करता है। तो dt टाइम ड्यूरेशन में dx आपका डिस्टेंस मूव होगा, तो dt टाइम ड्यूरेशन में dx डिस्टेंस मूव होने से उसके द्वारा एरिया जो स्वेप्ट होगा, स्वेप्ट एरिया निकाला। तो स्वेप्ट एरिया क्या होगा, उस कंडक्टर की लेंथ है इनटू उस कंडक्टर के द्वारा मूव्ड डिस्टेंस, तो l इंटू डी एक्स मिला। तो जब मुझे उस कंडक्टर की स्वेप्ट एरिया मिल गया तो मैं उस कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज निकाला, तो कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया होगा। तो जितना उस कंडक्टर के द्वारा स्वेप्ट एरिया है वो इनटू उसकी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो L इंटू डी एक्स इसकी स्वेप्ट एरिया होगा इंटू बी क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा। उसके बाद फिर मैंने सिंपल फैराडे का लॉ लगाया। फैराडे का लॉ क्या बोलता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मूविंग कंडक्टर के बीच इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा, मूविंग कंडक्टर में इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होंगे ऑलवेज उस कंडक्टर के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज का क्या होगा, इक्वल होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको मैं ई से शो किया, और ये जो क्या होगा फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज, तो ये फ्लक्स लिंकेज है और इतना अमाउंट में फ्लक्स लिंकेज कितने टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है, dt में हो रहा है। तो बी एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, dt। फाइनली इसको अच्छे से अरेंज किया तो E इक्वल टू बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी हुआ। यहाँ पर डी एक्स है वो क्या है, डिस्टेंस, और dt है वो क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट इट इज अ वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा बी एल इंटू क्या हो जाएगा v, वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर।
तो dx डिवाइडेड बाई dt, वो कंडक्टर dt टाइम ड्यूरेशन में dx से डिस्टेंस मूव करता है, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। सो दिस विल बी वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को मैं किससे रिप्लेस कर दिया, स्मॉल v से। तो फाइनली इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू ई इक्वल टू क्या मिल गया हमें, BLV मिल गया। क्लियर हुआ। अब ये BLV है वो कब का केस है, इसके लिए फिर से ले लेता हूँ ये पुराना वाला। जब ये कंडक्टर इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड के बीच में राइट एंगल्स फॉर्म में है तब की बात है। अब जब ये सपोज ये कंडक्टर है वो मूव होकर ये एंगल थीटा बना लेता है, ये आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो, और ये हमारे कंडक्टर का पोजीशन है। तो सपोज वो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के रिस्पेक्ट में, सपोज इसको ऐसा बना देता हूँ, ये वाले में बना देता हूँ। सपोज ये मूव किया और मूव करके इसका क्या हो गया, ये ऐसा आ गया, ऐसा मूव करके, ठीक है। पहले ऐसा था, राइट एंगल्स पे था, राइट एंगल्स टू दी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक फ्लक्स, उस मैग्नेटिक फ्लक्स से परपेंडिकुलर राइट एंगल था, 90 डिग्री पे था, परपेंडिकुलर था। अब ये क्या किया, ये मूव होकर क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड हुआ, जिससे इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब फ्लक्स के बीच का एंगल कितना बन गया, फाई नहीं लेता, सॉरी इसको थीटा लूंगा, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, ये थीटा है तो इसका एंगल क्या मान लिया मैं, थीटा एंगल मान लिया। तो जब ये थीटा एंगल पे हो गया, तो थीटा एंगल पे हो जाएंगे, तो थीटा एंगल पे इस केस में क्या होगा, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है व्हेन कंडक्टर मेक्स an angle theta with respect to magnetic flux और magnetic line of forces। मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स के रिस्पेक्ट में अगर वो थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, तो जैसे जैसे उसके मैग्नेटिक फ्लक्स और उस कंडक्टर के बीच का एंगल है वो वेरी होंगे, वैसे वैसे उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो साइनोसाइडली क्या होगा, वेरी होगा। तो फाइनली क्या होगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की नेचर है वो क्या होगा, साइनोसाइडली वेरिएशन दिखाई देंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, BLV, और इनटू क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स एंड कंडक्टर, उस कंडक्टर की और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का क्या है, एंगल है। तो फाइनली इस डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है ई BLV इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड V इज velocity of conductor which is moving inside of magnetic field or within magnetic field। L is length of that conductor, उस कंडक्टर की लंबाई है, और B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फ्लक्स की फ्लक्स डेंसिटी B है, इसकी कंडक्टर की लेंथ क्या है, L है। अगर ये कंडक्टर है वो क्या है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, BLV इंटू साइन ऑफ क्या होगा, थीटा। तो इससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल भी बन आ सकता है, इस पे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है उसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो अगर ये फार्मूला आपको पता रहेगा तो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा कहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, कंडक्टर में, उस कॉइल में, उस रॉड में जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो B उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड V इज वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर विच इज मूविंग within a magnetic field and where theta is nothing but it is a angle between conductor and magnetic field or magnetic flux density, magnetic flux और magnetic line of forces, कुछ भी बोल। तो थीटा वेरी होगा तो भी E की वैल्यू चेंज होंगे,
अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी ई की वैल्यू चेंज होगा, उसकी लेंथ अगर बढ़ता है तो भी ई की वैल्यू चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज होता है तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो क्या होंगे, चेंज होंगे। तो बेसिकली जो होता है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन को हम फैराडे के राइट हैंड रूल से या फिर लेंज का फैराडे बोल दिया था, सॉरी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मैं लूँगा किसी दिन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अब उसके लेंज लॉ या फिर फ्लैट हैंड रूल बोलते हैं उसको, ऐसा, ये फ्लैट हैंड रूल इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। फ्लैट हैंड रूल या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी क्या है, डायरेक्शन है वो क्या होगा। बेसिकली डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की फिनोमेना पे बेस्ड आपका क्या है, जनरेटर है। इस फिनोमेना पे बेस्ड कौन सा उपकरण है, बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, बोलेगा तो क्या बोलेंगे, जनरेटर। जो इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर जो होता है उसकी वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। उसमें क्या होता है, आर्मेचर और उस आर्मेचर या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होता है, कंडक्टर जो होता है, आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर मतलब वो कंडक्टर। तो स्ट्रॉन्ग में जनरेटर में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आर्मेचर दैट मीन्स कॉइल जो रहता है वो क्या करता है, मूव करता है। तो कॉइल मूव करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से जनरेटेड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस आर्मेचर को क्या करता है, लिंक करता है। तो आर्मेचर के फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने के कारण उस आर्मेचर के अंदर क्या होता है, एक ईएमएफ है वो क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और वही प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण आउटर सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन इससे ये भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, तो ये पूछ सकता है कि जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है। तो याद रखना जनरेटर का जो वर्किंग जो प्रिंसिपल है बेसिकली डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पर बेस्ड है, क्योंकि जनरेटर के केस में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होता है। स्ट्रॉन्ग या फिर स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होता है, आर्मेचर जो रहता है वो क्या करता है, मूव करता है। तो आर्मेचर का मूव होने से क्या होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड से जनरेटेड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स है, फोर्सेस है, जो उस आर्मेचर को लिंक करता है। तो आर्मेचर को लिंक करने वाले फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है। आर्मेचर को लिंक करने वाले फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने के कारण उस आर्मेचर पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस आर्मेचर में एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और वही फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम एक्सटर्नल सर्किट में हम डिफरेंट एप्लीकेशन पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, एक ऐसा टाइप का है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या करेगा, ऐसे मूव, देखो जब ये आपका राइट एंगल, दोनों एक दूसरे से क्या है, राइट एंगल है 90 डिग्री पे, ऊपर से नीचे क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स और इसके बीच में एंगल ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स है और मेरा कंडक्टर ऐसा रखा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री इसी को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम अमाउंट में जो फ्लक्स जो आ रहा है उधर से आ रहा है वो इस कंडक्टर से होकर ऐसे गुजर रहा है, इस कंडक्टर से होकर गुजर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ऑफ फोर्सेस है। तो जितना ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, फ्लक्सेस है, लिंक करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब देखो ये राइट एंगल था, इसको थोड़ा मूव करा दिया, ऐसे मूव करा दिया, अब उतना उससे ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट का जो फ्लक्स है इसके आउटर साइड से ऐसे गुजर जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और मूव करा दिया, ऐसे कर दिया, तो देखो इधर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है वो इस कंडक्टर को लिंक नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। तो कंडक्टर को लिंकेज करने वाले फ्लक्स की रेट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कंडक्टर की फ्लक्स लिंकेज रेट में कम होने के कारण इस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो क्या होगा, कम होगा। अब इसको फिर मूव करा है, मूव कराते कराते ऐसे ले आया, अब ये क्या हो गया,
ये जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। मतलब ऐसे कंडक्टर भी हो गया और ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी हो गए। तो बताओ क्या इसमें कितना मैक्सिमम, मिनिमम अमाउंट, वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। अब इस कंडक्टर में नेग्लिजिबल, क्योंकि ये आउटर साइड से सारे पास हो जा रहा है इधर से, तो नेग्लिजिबल अमाउंट में या फिर वेरी स्मॉल अमाउंट में ही फ्लक्स क्या होगा, इस कंडक्टर को लिंक करेगा। तो इस कंडक्टर को लिंक करने वाले फ्लक्स की संख्या, रेट है वो कम हो जाता है। फ्लक्स की रेट कम होने के कारण क्या होता है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। आइडियली जब ये दोनों पैरेलल में होता है तो उस केस में इसमें आइडियल ईएमएफ की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो जब इन दोनों के बीच में वैल्यू जो होगा, जो जब ये राइट एंगल पे रहेंगे तब मैक्सिमम अमाउंट में फ्लक्स लिंकेज करेगा, और जैसे जैसे इस कंडक्टर और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में एंगल है वो वेरी होते जाएगा, वैसे वैसे क्या होंगे, इसमें फ्लक्स लिंकेज रेट में कमी आते जाएगा। फ्लक्स लिंकेज रेट में कम होने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू वैसे वैसे कम होंगे। जब कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स का पैरेलल हो जाएगा तो कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स के पैरेलल होने से क्या होंगे, इस कंडक्टर को लिंक करने वाले फ्लक्स की वैल्यू है वो, रेट है वो 0 हो जाएगा। फ्लक्स लिंकिंग रेट 0 होने से इसमें कोई भी ईएमएफ है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो फाइनली इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो क्या करता है कि उस कंडक्टर को कट करने वाले, उस कंडक्टर से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की रेट पर डिपेंड करता है। तो 90 डिग्री में होगा तो मैक्सिमम अमाउंट में फ्लक्स लिंकेज करेंगे, और जब वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, जब आपका कंडक्टर और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पैरेलल हो जाएंगे तो नेग्लिजिबल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में ही फ्लक्स लिंकेज करता है, और वेरी स्मॉल अमाउंट में फ्लक्स लिंकेज करने के कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बहुत ही कम हो जाए। तो ये था आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रिंसिपल पर जनरेटर वर्क करता है। क्लियर हुआ? तो एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये यूनिट बहुत छोटा है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, छोटा सा सिलेबस। अगर कंप्लीट यूनिट को अगर आप मेरे पढ़ाने के बाद रिवाइज करोगे तो पूरा यूनिट 2 घंटे में रिवीजन हो जाएगा आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें।